तो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन ध्यान देना, देखो क्या है इसका जो क्वेश्चन है ना अगला, वो है आदिकालीन निर्वाह कृषि। ये तीन नंबर में देता है या 5 नंबर में देता है, ठीक है, ध्यान देना। आदिकालीन निर्वाह कृषि, नाम से मतलब समझना, आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब आदिकालीन, पहले के ज़माने में जो खेती की जाती थी ना आदिमानव द्वारा, एक तरह से उसी को बोलते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन मतलब आदिमानव के ज़माने में जो की जाती थी, पहले के लोग जो खेती करते थे, आदिकालीन मतलब आदिमानव एक तरह से, ठीक है। और निर्वाह मतलब अपना जीवन का गुजारा करने के लिए कृषि करना तो जरूरी था, क्योंकि कृषि नहीं करेंगे तो खाने पीने के लिए कहाँ से लाएंगे अनाज वगैरह, समझ में आ गया। निर्वाह मतलब भरण पोषण के लिए जो लोग खेती किया करते थे, ठीक है। अब लिख दोगे, अब तो कोई भी लिख देगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि, भाई पहले के ज़माने में जो खेती की जाती थी, तो पहले के ज़माने में सब कुछ पुरानी चीज़ों से की जाती होगी, है ना, ठीक है। देखो इसकी विशेषता देखो और बेटर ढंग से समझ में आएगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करता था, समझना। इसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, मतलब सिर्फ अपने परिवार को, पहले के लोग ज़्यादा लालची नहीं थे जितना अब के हो गए हैं। पहले के लोग जितना इस्तेमाल करते थे ना उतना ही लेते थे प्रकृति से, लेकिन आज तो एडवांस लेके रखते हैं, स्टॉक करके चलते हैं, समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, कृषक सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही कृषि कार्य करते थे, बेचने के लिए नहीं। लेकिन आजकल बेचने के लिए भी ज़्यादा किया जाता है, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। पहला। दूसरा, खेतों का आकार। अब भाई आदिकालीन निर्वाह कृषि पहले की बात हो रही है, अब जब ये सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कि भाई हमारा काम हो जाए बस, ठीक है, सब अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करते थे, तो खेतों का आकार छोटा होगा कि बड़ा? छोटा होगा ना, फिर खेतों का आकार छोटा होता था। हेडिंग बना के लिखना दोस्तों, ताकि नंबर तुम्हें फुल 5 में से 5 मिले, या 3 में से जो भी आए क्वेश्चन फुल नंबर आप ले सको, समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादातर हेडिंग चलती है। खेतों का आकार छोटा, समझ में आ गया। खेतों का आकार बड़ा कहाँ पे होता है? जहाँ खुद के भरण पोषण के लिए भी करते हैं और दूसरे के भरण पोषण के लिए, बेचने के लिए भी, लेकिन यहाँ सिर्फ खुद का भरण पोषण कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए क्या कहते हैं भाई, इसमें खेतों का आकार छोटा होता था, और खेती जो होती थी वो पुराने औजार से की जाती थी। जैसे भाई पुराने औजार में लकड़ी आ जाता है और कुदाल वगैरह आ जाता है, इससे खेती की जाती थी, समझ में आ गया। अब उस टाइम पर हल वल का प्रचलन तो था नहीं। आगे देखो, ये ना अस्थायी कृषि होती है। अब ये क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब एक जगह कहीं फिक्स न होना। जैसे अभी हम कहीं देखते हैं हमारा ये खेत है, तो हमारा एक जगह ये फिक्स है, ठीक है, ये खेत है, ये खेत है, तो ये फिक्स खेती है कि यहीं पे करना है, स्थायी परमानेंट। लेकिन उस टाइम पे अस्थायी होती थी। देखो इसमें कृषक ना एक जगह से दूसरी जगह खेती किया करता था, एक जगह कृषक इसमें खेती नहीं करता था स्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से करता था, समझना। इसमें मानव पता है क्या करता था? पहले हमें पता है, जब आदिकालीन मतलब पहले बहुत समय पहले की बात, जब आदिकालीन की बात होती है, आदिकालीन मानव, आदिकालीन मतलब शुरुआती मानव, आदिकालीन मानव, आदि मानव की बात जब होती है, तो ये लोग क्या करते थे, एक तरह से पूरा एरिया जंगल होता था पहले, इतने तो विकास किया नहीं था हमने, तो उस टाइम पे पता क्या करते थे ये लोग, जंगलीले क्षेत्र को ना जला देते थे, ठीक है। ये जैसे मान लो ये पूरा जंगल है, तो उसको जला देते थे। क्या करते थे? जला देते थे, ठीक है। और जली हुई जो राख होती थी ना, वो जली हुई राख उर्वरता का काम करती है। उर्वरता मतलब मिट्टी में उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है। जलने के बाद जो राख बच जाती है वो, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे, जंगल के क्षेत्र को जला देते थे। जली हुई राख मिट्टी में उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती थी। अब भाई ये लोग खेती करना शुरू कर देते थे। अब 2-3 सालों तक यहाँ लगातार खेती करते थे, और जब इसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त होती थी ना, तो ये क्या करते थे, अगले जंगल क्षेत्र को जला देते थे भाई, ठीक है। अगला क्षेत्र को जला देते थे, अगले जंगल वाले इलाके को, अगले जंगल क्षेत्र को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते थे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो रही है, और उपजाऊ शक्ति किसी की समाप्त होती है तो टाइम लगता है वापस,
उपजाऊ बढ़ने में, मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा प्रदान करने में टाइम लगता है। तो ये लोग उतना वो करते नहीं थे। ये लोग क्या करते थे, अगले क्षेत्र को जलाते थे, क्योंकि पूरा इलाका पहले ज़्यादातर जंगल होता था। तो अगले क्षेत्र को जलाकर फिर वहाँ ऐसे खेती करते थे। उसके बाद फिर अगले जब 2-3 साल तक यहाँ लगातार खेती कर लेते थे, उपजाऊ शक्ति खत्म, तो भैया फिर अगले जंगल क्षेत्र को। समझ में आ गया? मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, अस्थायी है। अस्थायी मतलब एक जगह फिक्स नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही पूरा चलता रहता था। समझ में आ गया? है ना आसान? जरूरी नहीं मैंने जो लिखा वही लिखो, जैसे मैंने समझाया इसी को पॉइंट में बना के लिख दो। भाई आदिकालीन मानव, जो आदिकालीन मानव पहले खेती क्या करते थे वही है। इसमें खेती पुराने औजारों से की जाती है। इसमें खेती एक जगह रुक के नहीं करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में करते रहते हैं। ठीक है? और इस कृषि को ना और कई नामों से ना जाना जाता है। देखो पहले ये लाइन सुन लेते हैं। इस कृषक जंगल के क्षेत्रों को, इसमें कृषक क्या करता है, जंगल के क्षेत्रों को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते थे, क्योंकि जली हुई राख क्या करती थी, मिट्टी में उपजाऊपन को बढ़ाती थी। और कुछ सालों तक खेती करने पर जब वहाँ की उपजाऊ क्षेत्र की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी, तो क्या करते थे, कृषक नए क्षेत्र को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते थे। और इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन मतलब जलाकर जो खेती तैयार करते हैं। कर्तन दहन मतलब दहन, जला दिया, तो जला के तो करते थे ना खेती तैयार। आगे स्थानांतरी। स्थानांतरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर खेती करते थे। समझ में आया? झूम खेती मतलब घूम घूम कर खेती करते थे। समझ में आ गया? घूम घूम कर मतलब ऐसे ऐसे घूमना घूमना नहीं ऐसे घूमने नहीं, ठीक है ना? घूमने का मतलब वही आ जाता है एक तरह से। स्थानांतरित कृषि मतलब इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया ना? 1 नंबर का अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से और जाना जाता है, तो ये 3 नाम है, ये 2 नंबर का करके ये अलग क्वेश्चन पूछता है कि कर्तन दहन कृषि से आप क्या समझते हैं, तो बता दोगे? भाई आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन क्षेत्र में पुराने समय में कृषक कृषि के लिए भूमि तैयार करने के लिए जंगल के क्षेत्र को जला देता था। जली हुई राख उर्वरता का काम करती थी, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती थी। ठीक है? और इस तरह वो खेती के लिए भूमि तैयार करते थे। इसी को कर्तन दहन जाना जाता है। ठीक है? स्थानांतरी भाई एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह करते थे खेती। समझ में आ गया? क्लियर है? अलग अलग करके पूछता है। हो जाएगा? आगे बढ़े, इसको कर लो फिर। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो दोस्तों, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है संसार में प्रचलित गहन निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है दोस्तों? घुमा के क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन लिख दिया हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आता वैसे वैसे बताऊंगा। सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहना बस। ठीक है? बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। गहन निर्वाह कृषि के प्रकार बताइए। अब ये होता क्या है समझेंगे, आंसर तब देखना। अथवा में क्वेश्चन आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। ठीक है? ये क्वेश्चन है। आप देखो ये होता क्या है। ये ना गहन निर्वाह कृषि मतलब जीवन को गुजारा करने के लिए किस किस तरह की फसलें बोई जाती है। 2 तरह की आ गई इसमें कि एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि मतलब एक में चावल पे अधिक फोकस किया जा रहा है, एक में चावल रहित। चावल रहित मतलब एक में चावल प्रधान नहीं है, मतलब उसमें चावल नहीं उगाया जाता, उसके जगह पे अदर फसल उगाई जाती है। ठीक है? यही है। अब देखो मैंने दोनों साइड लिख दिया है ताकि अंतर, इस तरह से अंतर में करते हैं ना तो क्वेश्चन एक नंबर समझ में आ जाता है, क्योंकि इधर एक साइड हाँ होता है एक साइड ना होता है, यही होता है ना। इसलिए इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। देखो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि मतलब चावल प्रधान कि भाई इसमें ना चावल प्रधान होता है। ठीक है? मतलब चावल इसमें प्रमुख फसल होता है, इसमें ज़्यादातर चावल ही उगाया जाता है। जबकि इसमें क्या कह रहा है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित मतलब इसमें चावल प्रधान नहीं होता, इसकी जगह अन्य फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, ज़्यादातर सोयाबीन, जौ, ये सब बोई जाती है। समझ में आ गया? देखो ना नाम से पता चल रहा है चावल प्रधान मतलब इसमें चावल प्रधान होता है, चावल उगाया जाता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मतलब इसमें चावल प्रधान नहीं होता, इसमें चावल की जगह बाकी फसलें उगाई जाती है।
ठीक है ना आसान। आगे देखो, इसमें कृषि के लिए परिवार के सभी सदस्य लगे रहते हैं कृषि कार्य में, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, बाहरी व्यक्ति भी होते हैं, बाहरी श्रमिक भी और घर के सदस्य भी होते हैं, दोनों होते हैं। समझ में आ गया? इसमें बाहरी श्रमिक भी होते हैं और घर के सदस्य भी होते हैं, दोनों होते हैं। जबकि इसमें एक बता रहा है, इसमें दोनों बता रहा है। आगे देखो, आगे कहता है भाई इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है क्योंकि भाई अब ज़्यादातर पहले चावल खाया जाता था और घर के सदस्य सभी काम करते थे, तो इसमें खेतों का आकार छोटा ही होता था। अभी हमने इससे पहले वाला पढ़ा था आदिकालीन निर्वाह कृषि, ध्यान है? आदिकालीन निर्वाह कृषि पहले ज़माने में की जाने वाली खेती, उसमें क्या करते थे, ज़्यादातर चावल वगैरह उगाते थे, परिवार के सभी सदस्य अपना काम करते थे। समझ में आया? तो खेतों का आकार इसमें छोटा ही होता था क्योंकि सिर्फ अपने भरण पोषण करने के लिए उगाते थे, बेचने बाचने के लिए तो थे ही नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए खेतों का आकार इसमें छोटा होता है। तभी तो कह रहा है कि इसमें सिर्फ परिवार के सभी सदस्य ही होते थे, अदर बाहर के नहीं होते थे। और इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें बाहरी श्रमिक की जरूरत पड़ती है। अब भाई खेतों का आकार जब छोटा होगा किसी का, तो बाहर के श्रमिक को क्यों बुलाएगा, बाहर के लेबर को क्यों खर्चा देगा, खुद ही काम कर लेगा ना। लेकिन मान लो अगर उसके पास अधिक खेत है, ठीक है, या बड़े बड़े पैमाने पर उसके पास खेती है, और तो बड़े पैमाने पर जब खेती है तो क्या करेगा, खुद भी लगा रहेगा, साथ में अदर वर्कर भी रखेगा, अन्य श्रमिक भी रखेगा, क्योंकि इतने बड़े खेतों को संभालना एक जने का काम तो है नहीं। क्लियर है? आगे देखो, इसी से अगला पॉइंट हमारा बन जाता है कि भाई अब इसमें खेतों का आकार छोटा, मतलब इसमें यंत्र, मतलब मशीन, खेती की जो मशीन होती है बोई जाने वाली, क्या अब तो बहुत सारी मशीन आ गई, बोने वाली, काटने वाली, धान को अलग करने वाली। इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब इस खेती में ज़्यादातर काम किससे लिया जाता है, मानव श्रम से, यंत्रों से नहीं। ये इसका मतलब है। अगर ये समझ में ना आए ना तो ये लिख लेना कि इसे मानव श्रम मतलब व्यक्ति द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। जबकि इसमें खेतों का आकार बड़ा है, तो भाई खेतों का आकार बड़ा है तो मानव सब कुछ थोड़ी कर पाएगा। मानव श्रम भी लगता है, साथ साथ क्या करता है, यंत्रों का भी इसमें काम लिया जाता है। समझ में आ गया? जैसे खेत जोतना ट्रैक्टर के द्वारा, बोने वाला भी आ गया, और समझ में आ गया ना? अब आसान है ना? आगे क्या कहता है, इसमें खेती की उर्वरता बनाए रखने के लिए, उर्वरता मतलब उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद यानी पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। गांव में देखते हो ना, टोकरिया टोकरिया लेके भर भर के पलट देते हैं गोबर, गाय का गोबर, बैल का गोबर, ये सब उठा के, जिससे क्या होता है, उपजाऊपन बढ़ जाता है। हरी खाद का प्रयोग करते हैं, मतलब जो बाय नेचर द्वारा मिला है। जबकि इसमें क्या करते हैं, इसमें नहीं होता ये सब, इसमें कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? है ना मस्त? तो फिर आगे देखो, ये खेती एशिया के प्रदेशों में की जाती है, जबकि ये कहाँ कहाँ, कोरिया, जापान और भारत के उत्तर क्षेत्रों में किया जाता है, गंगा क्षेत्रों में। समझ में आ गया ना? है ना मजेदार? तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, करो फिर इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रोपण कृषि। टॉपिक भी यही है, टॉपिक वाइज में क्वेश्चन लेके चल रहा था ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन है, रोपण कृषि की शुरुआत किसने की तथा इसकी विशेषता बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, इग्नोर मत करना। या ऐसे पूछता कि डायरेक्टली रोपण कृषि की विशेषता बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो रोपण कृषि की शुरुआत, अच्छा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रोपण कृषि, आपने बागान देखा है? हाँ, बागान, जो बागान लगाए जाते हैं, चाय के बागान, चाय कॉफ़ी वगैरह के बागान, तो आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है उसका एरिया, काफ़ी बड़ा होता है ना। कहाँ पे किया जाता है सबसे ज़्यादा चाय का? असम में। हाँ देखो, तो ये वही है। अब समझ में आएगा ना थोड़ा थोड़ा। देखो तो भाई रोपण कृषि की शुरुआत सबसे पहले हम जानेंगे किसने की। रोपण कृषि की शुरुआत ना यूरोपीय लोगों ने की। किसने की? रा से रोपण और राज यहाँ भी आ रहा है, यूरोपीय। समझ में आ गया? है ना मजेदार? रोपण कृषि की शुरुआत किसने की दोस्तों? यूरोपीय लोगों ने।
और यह क्या, व्यापारिक कृषि, मतलब ये व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है, बाजार में उगाकर इसको बेचा जाता है मुनाफा कमाने के लिए। समझ में आ गया? आगे देखते हैं इसकी विशेषता। ऐसे लिखोगे आप तो आपको नंबर फुल मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें ना खेतों का आकार बड़ा होता है, हेडिंग बना के लिखना है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है 12वीं में 11वीं में हेडिंग चलती है। खेतों का आकार इसमें बड़ा, भाई अब थोड़ा इसको डिफाइन कर दो। अरे भाई अपने सब जोड़ दो यार, क्वेश्चन से उठा के लिख दो कि भाई इस कृषि में ना, रोपण कृषि में क्या होता है, क्षेत्र, जो कृषि का क्षेत्र होता है मतलब बागान, वो बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा चाय का बागान फिल्मों वगैरह में। ठीक है, देखो कितना बड़ा होता है, यूं यूं घुमा फिरा के होता है ना, चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह में देख लो। ठीक है, तो क्या होता है इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। और अब भाई खेतों का आकार बड़ा है तो इसमें पैसे भी अधिक खर्चा होंगे मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए। समझ में आ गया? तो अगला क्या पॉइंट, अगला पॉइंट अपने आप ही मिल गया, पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान मतलब इसमें बागानों को चलाने के लिए क्या लगता है, रख रखाव के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखो, यह एक फसली कृषि है भाई। हाँ फसली, अब इसका मतलब क्या होता है भाई, फसली कृषि का मतलब है कि एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। मतलब अगर जो बागान लगाया जाएगा, जिस चीज़ का बागान लगाएंगे, जो चीज़ उगाएंगे वो एक ही चीज़ होगा। ये नहीं कि जैसे ये मान लो ये बागान लगा दिया तो इसमें थोड़ा आलू बो, ये थोड़ा कपास बो दिया, थोड़ा चाय, थोड़ा कॉफ़ी, ऐसे नहीं। मतलब एक ही फसल इसमें बोया जाता है। ठीक है, एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। समझ में आ गया? इसलिए इसको बोलते हैं फसली कृषि, मतलब एक ही फसल पर जोर दिया जाता है। ये नहीं कि थोड़े में टमाटर, थोड़े में आलू, थोड़े में प्याज उगा दिया, ऐसे नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? फसली कृषि, एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। अब भाई श्रम, अगला हेडिंग हमारा श्रम। श्रम मतलब शर्माने वाला श्रम नहीं, मेहनत मजदूरी वाला। अब भाई खेतों का आकार बड़ा है तो भाई इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। समझ में आ गया? तो इसमें श्रमिकों की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कहाँ से मिल जाती है, स्थानीय क्षेत्रों में से। स्थानीय क्षेत्र मतलब आसपास के क्षेत्रों में से मिल जाती है हमें, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, सस्ते श्रमिक। हाँ भाई सस्ते श्रमिक मिलते हैं इसमें, क्योंकि आसपास क्षेत्रों में से देखते हैं श्रमिक जो होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, है ना? समझ में आ गया? आगे देखो, अब इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, उदाहरण दोगे तभी नंबर मिलेगा पूरा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें चाय है, कॉफ़ी है, कपास, गन्ना, केले, अनानास भी है। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है ना? अब एक नंबर का अलग करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई फसली कृषि के नाम बताइए। बिल्कुल फसली कृषि, फसली कृषि के उदाहरण। अब बच्चे इधर उधर देखते हैं, भाई पता ही नहीं। तो फसली कृषि क्या है भाई, चाय, कॉफ़ी, कपास। समझ में आ गया? मेरे से जब पूछा गया तो मैं भी ऐसे कंफ्यूज हो गया, बाद में पता चला फिर। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? आगे क्वेश्चन, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, 1 से 2 नंबर का। देखो ऋतु प्रवास समझना, ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतु के अनुसार प्रवास करना। प्रवास मतलब आवागमन, मौसम के हिसाब से आवागमन करना अपने पशुओं के साथ। देखो इसमें ना क्या होता है, पशु चारक अपने पशुओं के साथ, जिस हिसाब से मौसम बदलते रहते हैं ना ऋतु के अनुसार, ठंड के समय देखो ये लोग क्या करते हैं अपने पशुओं के साथ ना, जब अधिक ठंड बढ़ जाती है तो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की ओर आ जाते हैं ठंड के समय, और गर्मियों में मैदानी भागों से ठंड की ओर आ जाते, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। कितना आसान है। देखो इसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ ऋतु के अनुसार आवागमन करते हैं। भाई जैसे गर्मियों में मैदानी भागों से, ठंड कहाँ मिलती है गर्मियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये लोग क्या करते हैं गर्मियों में ना अपने पशुओं के साथ हुर्र हुर्र करके पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं, है ना? आगे देखो, और सर्दियों में मतलब ठंड में पर्वतीय क्षेत्र, भाई पर्वतीय क्षेत्र में ठंड में ठंडा होगा तो क्या करते हैं सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं जिधर गर्मी होती है ना? मजेदार। फिर समझ में आ गया ना?
तो उसी को कहते हैं ऋतु प्रवास। भाई ऋतु के अनुसार आवागमन करना, प्रवास करना अपने पशुओं के साथ, ठंड के समय मैदानी क्षेत्रों में और गर्मी के समय मैदानी से ठंडे क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। है ना मजेदार दोस्तों? लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। फिर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। टॉपिक भी यही है क्या दोस्तों? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब पहले ना इसका मतलब समझना, 5 नंबर का भी क्वेश्चन देता है। देखो मतलब समझोगे अपने आप ही लिख दोगे, फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरा समझ में आ गया ना? देखो विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ, बड़े पैमाने पर, ठीक है। वाणिज्य मतलब व्यापार करना, अनाज, समझ में आया? विस्तृत मतलब बड़े पैमाने पर खेती करके व्यापार करना, समझ में आ गया? जो बड़े क्षेत्रों पर खेती की जाती है तो वही है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता बताइए। तो इसमें ऐसे अनाज उगाए जाते हैं जो बहुत बड़े पैमाने क्षेत्रों पर की जाती है, जैसे गेहूं, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। समझ में आ गया? और ज़्यादातर इसमें मशीनों द्वारा काम किए जाते हैं क्योंकि खेतों का आकार इसमें बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? समझ में आया ना? तो गर्दा, गर्दा है भाई, गर्दा। आगे देखो हेडिंग वाइज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, देखो खेतों का आकार बड़ा। भाई इसमें ना खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा विस्तृत, विस्तृत मतलब बड़ा, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। तो दोस्तों नाम का मतलब समझ गया ना? फिर अपने आप ही फाड़ दोगे फिर पेपर को, ठीक है ना? फाड़ने का मतलब है पूरा गर्दा उड़ा दोगे पेपर में, ठीक है। तो विस्तृत मतलब बड़े पैमाने पर खेती जो की जाती है, खेतों का आकार जिसमें बड़ा होता है। तो ये पॉइंट तो अपने आप ही मिल गया भाई, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? पूंजी प्रधान। अब खेतों का आकार बड़ा तो भाई पैसे तो लगेंगे ही। इस कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि सारे काम यंत्रों द्वारा किया जाता है। अगला हेडिंग यही, सारे काम यंत्रों द्वारा। भाई कृषि में फसल बोने से लेकर काटने तक सारे काम मशीनों द्वारा संपन्न किए जाते हैं भाई। चाहे वो जुताई हो, खेत की जुताई, या फिर फसल बोना हो, या फसल काटना हो, या छिड़काव तंत्र करना हो। समझ में आ गया ना? सारे काम मशीनों द्वारा लिए जाते हैं क्योंकि बंदा मर जाएगा यार इतने बड़े खेत में काम करते करते। समझ में आ गया ना? इतनी कड़ी धूप वगैरह में देखते हो। आगे क्या है? इसमें कौन कौन सी प्रमुख फसल है भाई? इसमें सबसे प्रमुख जो फसल है वो गेहूं है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे प्रमुख फसल जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो कौन सा है? गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं। तो और इसके साथ अन्य फसलें भी उगाई जाती है जैसे मक्का, जौ, राई, जई। समझ में आ गया ना दोस्तों? आगे इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्लियर है? आगे देखो ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? यूरेशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसको आसान भाषा में लिखवा रखा हूँ, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है ये भी। देखो क्वेश्चन है मिश्रित कृषि। बहुत आसान है समझना। मिश्रित कृषि, मिश्रित मतलब मिला जुला। देखो इस कृषि में पता क्या होता है? नोट डाउन कर लेना दोस्तों अपनी भाषा में। ये तो लिखना ही लिखना है, अपनी भाषा में भी लिख लेना। मिश्रित कृषि, इसमें ना खेतों के साथ साथ मतलब कृषि भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है, दोनों। इसलिए इसका नाम क्या है? मिश्रित कृषि। मतलब मिला जुला के, दोनों को मिला जुला के करते हैं, खेती भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। समझ में आ गया? है ना मजेदार? तो भाई क्या लिखोगे? मिश्रित कृषि। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। आगे देखो इसमें कृषि का आकार मध्यम मतलब मीडियम होता है, खेतों का आकार। इसमें बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? गेहूं, मक्का, कंदमूल, ठीक है दोस्तों, और जौ। आगे इसमें पाले जाने वाले पशु भेड़, सूअर और कुक्कुट, एक कुत्ते की प्रजाति। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा, है ना मजेदार? ये मिश्रित कृषि पूछा गया है लेकिन कम बार पूछा गया है। समझ में आ गया? लेकिन पूछ लेता है ये भी, तो कर लेना, बहुत आसान है। मिश्रित कृषि भाई पशुपालन भी और खेती दोनों की जाती है, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन देता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देता ही देता है 3 नंबर का। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए, ठीक है। या भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में किन की कृषि की जाती है? किस फलों की?
तो देखो ये ना खट्टे फलों की कृषि के लिए जानी जाती है। कौन से? खट्टे फल। खट्टे फल कौन से हैं? अंगूर है, संतरा है। समझ में आ गया? देखो इसमें खट्टे फलों की कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें उगाए जाने वाले फसल संतरे हैं, अंगूर है, भाई खट्टे फल। और आगे देखना दोस्तों, इसमें जो अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं ना, वो उससे उच्च गुणवत्ता वाले, हायर क्वालिटी वाले मदिरा, मदिरा मतलब शराब, हाँ शराब, ठीक है दोस्तों, शराब बनाई जाती है ना, अमृत है ये तो। आगे देखो, निम्न श्रेणी के अंगूरों से, मतलब उससे थोड़े जो लो होते हैं, थोड़े बोले खराब बोले, उससे क्या करता है, उसे सुखाकर किशमिश व मुनक्का बनाया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, क्योंकि देख रहे हो कितना आसान भाषा में बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना? हो जाएगा, कर लो फिर इसको। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके सोके। तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, डेयरी कृषि की विशेषता बताइए। क्वेश्चन आता है दोस्तों 3 नंबर में, 3 से 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो साथ साथ लिखते चलना, ध्यान देना। कहते हैं डेयरी कृषि, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। डेयरी, डेयरी का जैसा कि मतलब आपको पता ही है ना, डेयरी मतलब वही डेयरी जहाँ से आप दूध वगैरह लेने जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कृषि लग गया, तो ये मत सोचना है डेयरी कृषि ये क्या है। कृषि खेती नहीं, डेयरी कृषि मतलब जो डेयरी जो लगाई जाती है दूध वगैरह की, जैसे देखते हो ना दूध लेने वगैरह जाते हो दूध डेयरी पे, वही है ये। तो कहता है कि डेयरी कृषि की विशेषता बताइए। अथवा में करके घुमा के क्वेश्चन आता है कि डेयरी कृषि का कार्य नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों किया जाता है, कारण बताइए। मतलब भाई जो डेयरी कृषि मतलब जो दूध डेयरी जो लगाई जाती है ना, वो शहर के समीप मतलब नगरों में ही क्यों अधिक होती है, क्या कारण है उसके, समझना दोस्तों। देखो अब डेयरी कृषि पे क्वेश्चन कुछ भी आए आपको लिखना यही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अथवा में तो एक आध और भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि डेयरी कृषि की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो लिख यही देना, नंबर मिल जाएगा आपको पूरा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो डेयरी कृषि शहरों में क्यों लगाते हैं, अगर कोई ऐसे पूछेगा तो भाई डायरेक्टली हमारा आंसर यही होता है कि भाई शहरों में ना परिवहन की अच्छी व्यवस्था है, और परिवहन की व्यवस्था है और शहरों में डिमांड अधिक है। हाँ डिमांड मतलब मांग, क्योंकि जनसंख्या नगरों में अधिक जनसंख्या होती है, अब उनकी मांग, दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग अधिक होती है ना। भाई हर कोई दूध पीता है, दूध से बने उत्पाद खाता है ज़्यादातर व्यक्ति, ठीक है। तो शहरों में डिमांड अधिक होती है इन सब चीज़ों की, जिसकी वजह से ये सब, और परिवहन की अच्छी व्यवस्था भी है भाई, समय पर अगर इनको नहीं पहुंचाएंगे तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर कहाँ लगाया जाता है, शहरों में। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। परिवहन भी इस पर निर्भर करता है, परिवहन भी निर्भर करता है इधर से उधर पहुंचाने में। इसको देखो क्या विशेषता है, पहले इसको ना थोड़ा डिफाइन करके लिखेंगे इसकी विशेषता क्या है, कि इस कृषि में ना पॉइंट वाइज लिखेंगे, हमारा नंबर ज़्यादातर पॉइंट वाइज में होगा। इस कृषि में कौन से पशु पाले जाते हैं, जो दूध देते हैं, ठीक है, जैसे गाय भैंस, ये समझ में आ गया। और इनके स्वास्थ्य पर, प्रजनन पर आदि पर विशेष ध्यान रखा जाता है इनका। समझ में आ गया दोस्तों? खास ख्याल रखा जाता है इनका, किन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में और प्रजनन में। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इसमें पशुओं के लिए ना अलग से छप्पर, छप्पर क्या होता है, छत जहाँ पे वो रहेंगे, छप्पर। जैसे गांव में देखते हो ना घास फूस की एक छोटा मोटा झोपड़ी बना देते रहने के लिए, और घास क्या होता है, छप्पर और घास की अलग से ना इसकी व्यवस्था की जाती है जो पशु पाले जाते हैं, जिसके लिए पूंजी का उपयोग होता है, पूंजी लगती है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखो, आगे है इसमें पशुओं को चराने और दूध निकालने के लिए ना साल भर मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। पशुओं को चराने के लिए और दूध निकालने के लिए साल भर मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया? साल भर श्रम, श्रम मतलब मेहनत, काम की ज़रूरत, ठीक है। हो जाएगा? आगे देखो,
डेयरी कृषि का कार्य है, मैंने यहाँ पे यही लिख दिया है कि भाई जो डेयरी कृषि का जो कार्य है ना, वो ना ज़्यादातर किधर लगाया जाता है? नगर क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्या होता है भाई? इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? इसके समीप मतलब इसके आसपास ही लगाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ना दूध और दूध से बने हुए उत्पादों की मांग अधिक होती है। दूध और दूध से बने उत्पाद मतलब जो दूध से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, समझ में आ गया दोस्तों? इनकी मांग ना शहर क्षेत्रों में अधिक होती है, ठीक है। हो जाएगा। आगे देखो, नगरों में परिवहन की अच्छी व्यवस्था भी मिल जाती है, सही। परिवहन मतलब यातायात के साधन समय समय पर मिल जाते हैं, गांव में तो मिलता नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द दूध और दूध से बने उत्पादों को बाजार तक और डेयरी तक समय पर अगर इनको नहीं पहुंचाया गया ना, तो ये खराब हो जाते हैं। इसलिए डेयरी कृषि का कार्य ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? नगर के समीप। समझ में आ गया है ना? मज़ेदार, क्लियर है कि डेयरी कृषि मतलब दूध डेयरी कहाँ पे ज़्यादातर लगाई जाती है? शहरों के निकट। क्यों? परिवहन की अच्छी व्यवस्था और डिमांड अधिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, करो फिर इसको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर बताइए। क्वेश्चन हमारा सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, समझना हल्का सा फर्क है बस। सहकारी कृषि में देखो क्या होता है, जब कृषक का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार एक सहकारी संस्था बनाता है और कृषि कार्य करता है, जिसमें सभी कृषक मिलकर कृषि में उपयोग होने वाली सभी चीज़ों की खरीद करता है। ठीक है, जैसे गांव में देखते हो ना, हर किसानों की हैसियत नहीं होती सभी चीज़ खरीदने की। भाई इतने सारे नई टेक्निक आ गई है, तो हर किसान अलग अलग मशीनें अफोर्ड तो नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें ना एक संस्था बना लेते हैं, जिसे नाम दिया गया है सहकारी संस्था। एक संस्था बनाकर, ठीक है, एक संस्था बनाकर ये लोग कृषि कार्य करते हैं। समझ में आ गया? अब ये लोग क्या करते हैं, सहकारी संस्था इनकी हेल्प करता है। जो कृषि में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं ना या मशीनें हैं, वो सब इसमें हेल्प करता है, चाहे वो गाड़ी वगैरह से रिलेटेड हो, ठीक है, खेत में जोतने से लेकर बोने तक हो, जो भी दिक्कतें आती हैं सब ये कौन देता है? सहकारी संस्था इनकी हेल्प करता है। कितना उत्पादन का रेट कितना जाना चाहिए, किस हिसाब से बोरी बिकना चाहिए, समझ में आ गया ना। और जो भी चीज़ें प्रयोग होती है, जो भी यंत्र लगते हैं, वो सब सहकारी संस्था द्वारा मदद की जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? कृषकों का मदद मिल जाता है इसमें, क्लियर है? अब इसमें देखो सामूहिक कृषि में क्या होता है, इसमें ना उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक, खुद का संपूर्ण समाज होता है, मतलब सब किसी का हक होता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी एक तरह से सोवियत संघ में हुई थी। सोवियत संघ आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ये पॉलिटिकल में, सोवियत संघ यूएसएसआर, अब रसिया, यूएसएसआर में इसकी शुरुआत हुई थी सामूहिक कृषि की। ठीक है दोस्तों, कृषि की दशा आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए इसको किया गया। इसे सोवियत संघ में ना कोल खौज 1 नंबर का क्वेश्चन लगा करके पूछता है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है भाई? सोवियत संघ, रूस जो पहले सोवियत संघ था, कोल खौज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? सामूहिक कृषि की शुरुआत क्या हुई? सोवियत संघ से। समझ में आ गया? सामूहिक कृषि में क्या होता है, उत्पादन के संसाधनों पर संपूर्ण समाज का हक होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? इसमें क्या करते हैं, सहकारी संस्था बनाते हैं जिसमें सभी कृषकों को हेल्प मिलती है, कृषि में उपयोग होने वाले सभी यंत्र पंत्र का। ठीक है, अब 1-1 नंबर के ये सब क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिया, आता ही आता है, कई बार रिपीट हुआ है। जैसे ट्रक कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि। अब ये क्या होता है? ट्रक, वही ट्रक में जो बहुत सारी सब्जियां भर कर ना रातों रात मंडी, रातों रात दूरी तय की जाती है। इसमें सब्जियों को ट्रक में भरकर रातों रात बाजारों तक पहुंचाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रक कृषि। आर्थिक क्रिया क्या है भाई? मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है, पैसा मिलता है। मानव के वे क्रियाकलाप मतलब मानव मनुष्य जो भी काम करता है ना, जिससे उसको पैसा मिलता हो, बस काम कोई सा भी हो, पैसा मिलना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट पूछता फूलों की कृषि।
सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा विशिष्टीकरण कौन रखता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम से जाना जाता है पुष्पोत्पादन। ठीक है दोस्तों, पुष्पोत्पादन। ठीक है, और इसे नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा अधिक फूलों की कृषि की जाती है दोस्तों। ठीक है, पुष्पोत्पादन का हो जाएगा नीदरलैंड। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सब इसीलिए लिख दिया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर के बीच ये भी आ जाता है। बस लास्ट है, उसके बाद चैप्टर हमारा हो गया खत्म। समझना, खनन किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए तथा अंतर्वही भी बताइए। ये क्वेश्चन आता है। देखो, खनन किसे कहते हैं? खनन मतलब वही खुदाई जो वगैरह करके खनिज वगैरह निकालते हैं। भाई धरती के अंदर से जो अयस्क, जो खनिज वगैरह निकालते हैं, मिनरल्स वगैरह जो निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? खनन। ठीक है, ये इसको डिफाइन कर दिया, 1 नंबर में पूछता है अलग करके खनन किसे कहते हैं। अब इसके भाई 2 प्रकार है। खनन जो है ना 2 टाइप से की जाती है खुदाई। देखो, एक होता है धरातलीय खनन, जो ऊपर ऊपर से खनन होता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता। दूसरा होता है कूपकी खनन। कूपक आपने देखा है? कूपक आपने देखा होगा ना। तो कूपकी खनन जो ज़्यादा गहराई में होता है, समझ में आ गया? ये कम गहराई में होता है, ज़्यादा गहराई में होता है। इसमें अंतर भी बताना है। देखो, जैसा कि मैंने ये लिख दिया है, नोट डाउन कर लेना, आसान भाषा में लिख रखा हो, समझ में भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, धरातलीय खनन में क्या होता है, इसमें खनिज के लिए ज़्यादा गहराई तक खुदाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें खुदाई करने के लिए, खनिज निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, इसमें खनिजों के खनन का, ये देखो, ये जो है, अब देखो भाई ये ऊपर ऊपर मिल जाएगा, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो क्या होता है, ये सबसे सस्ता भी तरीका है, ज़्यादा पैसों की खर्च होता नहीं। जबकि इसमें गहराई में जाना पड़ता है तो सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, भाई ये फिर महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक उपकरण का मतलब, जब खुदाई वगैरह करते हैं तो देखते हो सुरक्षा के उपाय पहनते हैं ना, हेलमेट वगैरह पहनते हैं, अलग से उनके कपड़े होते हैं, जूते होते हैं। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाना नहीं पड़ता। जबकि इसमें ज़्यादा गहराई में जाके खनिज निकालना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सुरक्षात्मक उपकरण पहनना पड़ता है। सुरक्षात्मक उपकरण का मतलब क्या है दोस्तों? जो अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, हेलमेट वगैरह होती है, टॉर्च वाली हेलमेट आपने देखा होगा। और क्योंकि वहाँ गहराई जब करते हैं, खदान वगैरह आपने देखा होगा, तो क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और भाई सुरक्षात्मक उपाय, अगर ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहराई में जाते हैं टेम्परेचर उतना बढ़ता है और ऑक्सीजन कम होता चला जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना पड़ता है। समझ में आ गया? जिसकी वजह से ये अधिक खर्चीला हो जाता है। क्लियर है? और इसे दोस्तों विवृत खनन भी कहा जाता है, दूसरा नाम। और इसका दूसरा नाम क्या है? भूमिगत खनन। भूमिगत मतलब ज़्यादा भूमि के अंदर जाना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट मिल गया कि भाई इसमें ना जान माल की हानि कम होती है, ठीक है, कम होती है। जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होती है, जान माल की हानि ज़्यादा होती है। जान माल मतलब मौतें इसमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि गहराई में पता नहीं किसका कब ऑक्सीजन वगैरह ख़त्म हो जाए, अगर ना मिल पाए समय पर तो फिर बस गया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट वगैरह में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ये मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में।